देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो अतीक की अतिकांत कब होगा, ये सवाल फिजाओं में घूम रहा है, उमड़ घुमड़ कर रहा है। और इसी सवाल के साथ आपके बीच में आ चुकी हूँ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ लावनी विनीत। और बहुत विशेष प्रस्तुति इसलिए इसे माना जा रहा है क्योंकि अतीक के साथ जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हुआ, उससे सबक लेने की जरूरत है। अतीक के पापों का घड़ा इतना भर गया, अतीक के पापों की जो संजीदगी है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। वो पाप इतने संगीन हैं, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज एक बाप अपने बेटे का अंतिम चेहरा भी नहीं देख पाया। असद एनकाउंटर में मारा गया, आज उसे सुपुर्दे खाक किया गया, यानी मिट्टी में मिला दिया गया। लेकिन महज 15 मिनट की दूरी पर मौजूद असद का बाप अतीक अहमद उसे नहीं देख सका। यह सबसे बड़ी सजा अतीक के लिए मानी जा रही है। बावजूद इसके अतीक अहमद की हेकड़ी कम होने का नाम नहीं ले रही। जिस तरीके से यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की और अतीक का कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ने के बाद, डी कंपनी से जुड़ने के बाद एटीएस की टीम अतीक अहमद के सामने सवालों की फहरिस्त लेकर पहुंची, इसके बाद से ही ये लगने लगा कि अतीक के गुनाहों का अंत होगा। लेकिन अतीक की हेकड़ी कई सवाल खड़े कर रही है कि आखिर इस हेकड़ी के पीछे का कारण क्या है। कुछ ये कह रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि असद के एनकाउंटर के बाद से अतीक अहमद अब मानसिक तौर पर स्थिर नहीं है। वो अब सीधे सीधे पुलिस को जवाब नहीं दे रहा है, किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच क्या इसका कारण अतीक अहमद का डी कंपनी से कनेक्शन भी माना जा सकता है? क्या इस हेकड़ी के पीछे वो तमाम राजनीतिक बयानात हैं जो अतीक जैसे माफिया के मुद्दे पर भी राजनीति, धर्म का एंगल इसमें डाल रहे हैं? तो ऐसे में जनता तो असद के एनकाउंटर के बाद से एटलीस्ट जनता काफी खुश है। फिर भी यह पूछा जा रहा है कि जिस तरीके से अतीक अहमद का साम्राज्य 44 सालों तक चल रहा था, इन 44 सालों के बाद पहली बार जब अतीक अहमद के गुनाहों की सजा उसके बेटे के एनकाउंटर के रूप में सामने आई है, तो क्या अब अतीक के अति का अंत माना जाए या अब भी कुछ ऐसा बाकी है जो पुलिस के सामने, सरकार के सामने चुनौती बना हुआ है? इन तमाम सवालों का जवाब आज ढूंढेंगे। हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे खास पैनलिस्ट, उनका परिचय भी आपसे कराऊंगी। लेकिन सबसे पहले हमारी आज की ये टीजर रिपोर्ट। एक वक्त था जब माफिया अतीक के नाम से पूरा प्रयागराज कांपता था। एक वक्त था जब माफिया अतीक की हनक सियासी गलियारों तक थी। लेकिन अब वो वक्त गुजर गया। अब उसके पाप की सल्तनत मिट्टी में मिलती जा रही है। शूटरों का एनकाउंटर हो रहा है, बेगम फरार हैं, बेटा मौत की नींद में सो गया। अतीक खुद अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहा है। बावजूद इसके उसकी हेकड़ी नहीं जा रही है। जब उससे पूछताछ की जा रही है तो वो मूंछों पर ताव देकर पुलिस वालों को ही धमकी दे रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना है। दरअसल जब एसटीएफ और पुलिस की टीमें अतीक से उमेश पाल हत्याकांड में असद की भूमिका पर सवाल किया तो वो तमतमा उठा। अधिकारियों को आंख दिखाते हुए अतीक ने मूंछों पर ताव दिया और बोला, एक बार मुझे छूटने दो। जिन पुलिस वालों ने मेरे बेटे को गोली मारी है उन्हें बता दूं कि गद्दी की गर्मी क्या होती है। जो पुलिस की गिरफ्त में रहने के बाद पुलिस को ही धमकी दे रहा है, तो अब जरा सोच कर देखिए कि वो जब जेल से बाहर रहा होगा तो क्या करता रहा होगा। बहरहाल यूपी एटीएस ने अब अतीक पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एटीएस अतीक के खिलाफ यूएपीए के तहत भी केस दर्ज करने की तैयारी कर रही है। एक्शन और टेंशन के इतर एक और बात गौर करने वाली है कि जराइम की दुनिया के जिन लोगों ने अतीक को अपना खुदा बना लिया है, उन्हें इसका हश्र भी देखना चाहिए। योगी राज में जुर्म की राहों पर चलने वालों की बस एक ही मंजिल है, जेल या तो 2 गज जमीन। अतीक ने जिन माँ बाप को अपने बेटों की मौत पर बिलखने के लिए मजबूर किया, नियति अब अतीक से उन्हीं पलों का हिसाब ले रही है।
पुलिस के सामने जमीन पर बैठा अतीक असद के जनाजे में जाने के लिए गिड़गिड़ाता रहा। नमकीन पानी उसकी आंखों को भिगोते रहे, लेकिन उसे आखिरी बार बेटे का मुंह देखना भी मैसर नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। ये बात कहना कि सपा किसके साथ है, ये बात गलत है। सवाल ये कि हम लीडर अपोजिशन के साथ साथ सबसे बड़ी पार्टी है वहां पर। हम सवाल खड़े कर रहे हैं, और सवाल यूं ही नहीं खड़े कर रहे हैं, सवाल इसलिए खड़े कर रहे हैं क्योंकि हम 2-3 घटनाएं पीछे मुड़ करके देखें तो मेरा सवाल यह है कि हम विपक्ष पार्टी हैं, हम किसी के साथ नहीं, किसी अपराधी के साथ नहीं है, लेकिन जात के नाम पर, धर्म के नाम पर सरकार भेदभाव क्यों कर रही है? अगर मुख्यमंत्री के स्वजाती लोग हैं तो उन्हें फूल से मारा जाएगा, फूल से छुआ जाएगा। ये बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मजबूरी में मुझे ये बातें बोलनी पड़ रही। मैं तो सदन में कहा उनसे कि 10 माफियाओं की सूची दीजिए, 100 की सूची दीजिए, नहीं है। और हमारे तो मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अपने केस वापस लिए। अगर सूची बनती माफियाओं की तो बताओ गोरखपुर का सबसे ऊपर नाम किसका होता? नहीं कराता, हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। देखिए, अभी 2 दिन पहले एक काउंटर पुलिस ने किया था पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो इस प्रकार के अपराध को देखा जाना चाहिए कि अपराधी है, और कभी भी ऐसे कम्युनल बातें नहीं करनी चाहिए। प्रदेश में माहौल खराब करने का प्रयास कोई न करे। हम शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ प्रदेश में कानून के राज को मेंटेन करें। तो अतीक के मसले पर राजनीति खूब हो रही है, लेकिन लोगों के मन में क्या है, इस बात को भी जानने समझने की जरूरत राजनीतिक पार्टियों को होनी चाहिए। लोग क्या चाहते हैं, माफिया युक्त समाज या माफिया मुक्त समाज? और अगर माफिया मुक्त समाज की हम बात करते हैं और योगी मॉडल उस समाज को माफियाओं से मुक्त करा रहा है, तो इस पर सियासत क्यों हो रही है? इसी पर जवाब देने के लिए हमारे साथ आज खास तौर से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ेंगे प्रवक्ता रमन मलिक साहब, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे नेता ब्रजेश भाटी जी, और हमारे साथ यूपी के फॉर्मर डीजीपी ए.के. जैन साहब भी इस पैनल का हिस्सा होंगे। तो अतीक की अतिकांत कब माना जाए, आइए इसी पर चर्चा की शुरुआत अब करते हैं। सीधे पैनलिस्ट के पास चलते हैं, और सबसे पहले क्योंकि इस पर जमकर राजनीति हो रही है, लेकिन राजनीति से थोड़ा अलग हटकर फॉर्मर डीजीपी ए.के. जैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सीधा क्योंकि एक ऐसा माफिया जिसका कनेक्शन डी कंपनी से जुड़ता है, जिसका कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ता है, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, उसकी कड़ी है, उसके खिलाफ एक एक्शन हो रहा है, फिर भी विपक्ष को टेंशन है। दूसरी तरफ जिस तरीके की परिस्थिति अतीक अहमद के साथ बनती जा रही है, यह कहा जा रहा है कि अतीक अहमद असद के एनकाउंटर के बाद से अब माइंड गेम खेल रहा है। वो एक तरफ शांत रह के सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ पुलिस से ही सवाल जवाब करके हेकड़ी दिखा रहा है। इस हेकड़ी का कारण क्या हो सकता है, जैन साहब? देखिए, उसको मालूम है कि उसका मेडिकल हुआ है, और मेडिकल के उपरांत उसको पुलिस अभिरक्षा में भेजा गया है, इसलिए उसके साथ सख्ती नहीं बरती जा सकती है, इसलिए वो ये सब हरकत कर रहा है। और उसको मालूम है कि पुलिस उसका इसी प्रकार से बयान दर्ज करेगी, पर ये उसकी गलतफहमी है। कार्रवाइयां लगातार माफियाओं के खिलाफ चल रही है। प्रदेश का सबसे खूंखार ये माफिया है। कितना बड़ा जघन्य कांड इसमें 24 फरवरी को इसने और इसके परिवारीजनों ने, गुर्गों ने अंजाम दिया, जिसमें हमारे 2 गनर, यंग गनर्स मारे गए और एक मुख्य गवाह की हत्या कर दी गई। पूरी सरकार को चैलेंज किया, पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस को चैलेंज किया। अब कार्रवाइयां प्रारंभ हुई हैं। अगर ये कार्रवाइयां सन 79 से लगातार इसके विरुद्ध हो रही होती तो आज ये इस स्थिति में ना पहुंचता कि पाकिस्तान से कनेक्शंस निकल कर आ रहे हैं, ISI से, लश्कर-ए-तैयबा से आर्म्स ड्रॉप कराए जा रहे हैं ड्रोन के माध्यम से, पंजाब में उनको कलेक्ट किया जा रहा है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में भी लिप्त है। ये सब बातें जो हैं, ये प्रयागराज के जिन लोगों ने इसको चुना है, इलेक्ट किया है, उनके लिए एक आई ओपनर होंगी कि किस व्यक्ति का चयन वो अब तक करते रहे, उसको और उसके परिवार को पोषित करते रहे, और वो लगातार इसकी आड़ में प्रयागराज व आसपास के जनपदों में
जमीनों पे कब्जे, मकानों पर कब्जे, सरकारी जमीनों पे कब्जे, लोगों से चौथ वसूली, ये सब हरकतें करता रहा। ये मर्डर भी जो हुआ है 24 फरवरी को केवल अपनी एक धमक साबित करने के लिए कि अभी अतीक समाप्त नहीं हुआ है। आप अतीक को समझिए कि अतीक है और अतीक की तूती बोलती है। इसलिए कराया गया। अतीक है, अतीक की तूती बोलती है। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए, आपकी बात को ही आगे बढ़ाते हुए, पहले ब्रिजेश जी आपके पास आती हूँ। सरकार स्पष्ट कर चुकी थी कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं का कोई राज नहीं होगा। आज आपके नेता, आपके अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कहते हैं कि धर्म और जाति के नाम पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। किसके लिए कह रहे हैं? अतीक अहमद का कच्चा चिट्ठा, काला चिट्ठा खुली किताब की तरह सामने आ चुका है और पहले भी था। आज वो नई बातें सामने आई हैं जो और ज्यादा संजीदा बना रही हैं इस मुद्दे को, क्योंकि मुद्दा सीधे सीधे भारत की सुरक्षा से जुड़ गया है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का एक महत्वपूर्ण अंग, एक महत्वपूर्ण कड़ी अतीक अहमद बनता है, उसका परिवार बनता है, तो फिर तो ऐसे लोगों का समाज में कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। आपके लोग, आपके नेता बयान देकर, ऐसा संरक्षण देकर क्या चाहते हैं? लावनी जी, मैं आपको बता दूं कि हमारे नेता ने जो बयान दिया है उसमें कहीं भी ये नहीं कहा कि हम अतीक अहमद के साथ हैं या ऐसे किसी हम अपराधी का समर्थन करते हैं। उन्होंने ये कहा है कि जातिवाद की जो राजनीति है, जातिवाद के नाम पर जो लोगों को फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, आप देख लीजिए, आगरा में आकाश गुजर का हो या पुष्पेंद्र यादव का हो झांसी में, ये सब हो रहे हैं। इन पर भी तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम कतई भी अतीक अहमद का कोई समर्थन नहीं करते, ना हमारी पार्टी करती है, ना हमारी पार्टी के मुखिया करते हैं, लेकिन ये फर्जी एनकाउंटर जो हो रहे हैं, इन पर भी एक बात बताएं, दुनिया के 150 देश ऐसे हैं जिन पर मृत्यु दंड का प्रावधान नहीं है। और गुलाम का एनकाउंटर हुआ। ब्रिजेश जी, आप लोग लगातार इस एनकाउंटर के बाद से इस पर सवाल उठा रहे हैं। मैं हर किसी से ये जानना चाहती हूँ, आपसे भी ये जानना चाहती हूँ, किस आधार पर आप लोग पहले ही कह दे रहे हैं कि ये फर्जी एनकाउंटर है? असद कोई ऐसा तो शख्स नहीं था ना कि वो युवा जिसको आइडियल बनाया जा सके युवाओं के लिए, या गुलाम का जो काला चिट्ठा है। अपराधी को कौन आइडल बना रहा है? कोई आइडल नहीं। अपराधी किसी भी जाति, किसी धर्म का, आप किसी ये जो बार-बार फेक एनकाउंटर की बात आप लोग कर रहे हैं, उसका बेस बता दीजिए मुझे बस। किस आधार पर? एक बात मुझे बता दीजिए, आकाश गुजर का एनकाउंटर आगरा में पुलिस ने कर दिया, वहां के सिविल कोर्ट ने पुलिस पर मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा है। गुलाम की बात कर रही हूँ। नहीं, आप फर्जी एनकाउंटर की बात कर रहे हैं ना, तो फर्जी एनकाउंटर तो ये भी है। तो ये बातें असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद ही क्यों शुरू हुई? ऐसी बातें तो आप पहले भी करते रहते। आप लोग क्या समय और सहूलियत देखकर बयान देते हैं ना आप लोग, तो फिर तो यही माना जाना चाहिए। भारत देश की मीडिया को मुझे ये समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या हो गया है। हम क्या बात कर रहे हैं, आप बात पर सुनने को तैयार नहीं है। मेरी नहीं सुनने की तैयार नहीं है आप तो। आप बार बार हमारी पार्टी की तरफ, एक पार्टी को साफ सुथरा दिखाने के लिए आप बार बार आरोप लगा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमें अतीक अहमद से रत्ती भर भी कोई हमें लगाव नहीं है, हमारी पार्टी को नहीं। राजू पाल जिसके उनकी पार्टी, उनकी पत्नी जो हमारी पार्टी की विधायक है, राजू पाल की हत्या हुई, वे हमारे सब कोई अतीक अहमद से वो नहीं रखता। लेकिन मीडिया ने पता नहीं बार बार समाजवादी पार्टी उसका पक्ष रख रही है, समाजवादी पार्टी उसका समर्थन कर रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा। अतीक किसने कहा था? बेचारा अतीक किसने कहा था? आपने बड़े आसानी से मीडिया को कह दिया कि भाई वो तो एक पार्टी की तरफ खड़ी हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेचारा अतीक किसने कहा था? किसको दुख हो गया था? किसको कहा गया था? किसने कहा था कि गूगल में देख लीजिएगा, कैसे फर्जी, अब कैसे गाड़ी पलटेगी, क्या परसेप्शन, क्या नैरेटिव। और अब जब एनकाउंटर हुआ है तो फर्जी एनकाउंटर, मैं आधार पूछ रही हूँ तो आप आधार नहीं बता पा रहे। आप लोग आधार बताइए ना। अगर पुलिस ही सब कुछ करने लगे तो फिर कोर्ट में ताला लगा देना चाहिए। नहीं तो फिर इस हिसाब से आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं? आपने असद और गुलाम के एनकाउंटर पर सवाल उठाया। इस पूरे प्रकरण में आप इतिहास में जाकर उठाकर देख लीजिए कितने पुलिसकर्मी वो बलिदान हुए हैं,
कितने पुलिस नहीं, मैं कर्मियों को कानून ऐसे की बात- माफियाओं ने आप- मार दिया, आप कितने कानून पुलिस की बात कर्मियों कर के रहे हैं। परिवार आप टूट कानून गए, की बात कर कितने रहे हैं। पुलिसकर्मी यहाँ पर आप घायल हो कानून की गए। बात कर रहे हैं आप, यही तो कमी आप लोगों की, आप बात नहीं सुनते, आप दूसरी तरफ बात को ले जाते हैं। बस मैं ये आप कह रहा हमारी हूं, कमी दुनिया में ढूंढते हैं, लेकिन खुद के गिरबान में झांक कर नहीं देखना होता है, क्योंकि आप लोगों को 150 पॉलिटिकल देश माइलेज हैं, चाहिए। मृत्युदंड का प्रावधान नहीं है। आपको पॉलिटिकल माइलेज चाहिए। आप हम पर सवाल उठाते हैं, लेकिन साहब एक political सवाल mileage किसी को हमारी नहीं तरफ चाहिए। आप एक उंगली लेकिन- उठाएंगे, चार उंगली लेकिन- आपकी तरफ होगी। अतीक को समाजवादी पार्टी से ना जोड़ा जाए, मैं आपको बता दूं, चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अतीक हमारी कोई पार्टी का इसलिए नेता जोड़ा नहीं है जा और हम रहा ना है क्योंकि समर्थन। राजनीति संरक्षण देने के लिए सबसे पहले समाजवादी पार्टी ही सामने आई थी। 2017 में भी जब जमानत मिली है तो उसमें भी आप ही लोग थे, याद कर लीजिएगा। तो हाँ, इस परिस्थिति यही में तो है। इस परिस्थिति में मतलब- 2005 में किसकी सरकार थी, इसीलिए पूछा जा रहा है। आप बीजेपी असद का और समर्थन असद कीजिए। और गुलाम के एनकाउंटर के बाद से सबसे ज्यादा रिएक्शंस किसके आए हैं, इसीलिए पूछा जा रहा है। बहरहाल चलिए, आपने जिस तरीके से सवाल उठाए हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी जरा पूछ लेते हैं, क्योंकि रमन जी आप हमारे साथ बने हुए हैं। आप लगातार एसपी, बीएसपी, तमाम जो 7 राजनीतिक विपक्षी दल हैं वो इस एनकाउंटर को फेक बता रही है, बहुत सारे सवाल खड़ा कर रही है। लेकिन इन सवालों के बीच में महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अतीक की कमर तोड़ने के लिए, माफिया राज खत्म करने के लिए आप लोगों ने जो प्रण लिया, जो शपथ ली योगी आदित्यनाथ ने, वो पूरी तो हो रही है, फिर भी ऐसे माफिया की अकड़ खत्म नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अब इंटरोगेशन में भी वो जवाब नहीं दे रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, साथ नहीं दे रहा है। इस एकड़ी का कारण क्या क्या आधार देख पा रहे हैं इसके पीछे आप? जब बड़ा झटका लगता है मैडम, तो कई बारी अच्छे अच्छों के दिमाग हिल जाते हैं। एक बाप के लिए बहुत बड़ा झटका है। एकड़ी दिखा रहा है, दिखाने दीजिए, उसका भी इलाज भगवान श्री राम कर देंगे। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है जिसका इलाज नहीं होता। आपको याद होना चाहिए कि दिल्ली में मोहन चंद शर्मा शहीद हुए थे, उनके एनकाउंटर को भी फेक एनकाउंटर उनके द्वारा करा गया, ये ऐसा बोला था। किसी मोहतरमा की आंसू निकल रहे थे, उसको भारत की माता बोला जा रहा था। उस माता के पुजारी जो थे, उस समय दिल्ली के यूपी के 2 लड़के करके आए थे, उस टाइम वो भी बड़े चिल्ला रहे थे, बहन जी भी बड़ा चिल्ला रही थी। कहाँ गए वो सारे? मोहन चंद शर्मा के साथ इसलिए नहीं खड़े हुए क्योंकि वो मोहन चंद शर्मा थे, पुलिस वाले। इन लोगों ने, सपा ने, बसपा ने और इस प्रकार के अन्य जो दल हैं, ये चाहते हैं कि पुलिस ये ली जाए कि पुलिस इनके घर का डोरमैट है, ये भैंसें ढूंढने के लिए आनी चाहिए काम। इनके राज में भैंसें ढूंढवाई जाती थी, कोई नहीं भूला वो। लेकिन वास्तविकता, सपा के नेता, बसपा के नेता और जो इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उनको बताता हूं वास्तविकता क्या है। वास्तविकता वो चित्र है, वो मुस्लिमी का चित्र है जो वो एनकाउंटर में पड़ा हुआ, एनकाउंटर के बाद और उसकी पैंट गीली है। जब प्रशासन सत्यता की राह पे चलता है, प्रशासन को राजा ऐसा मिलता है, प्रशासन को सेवक ऐसा मिलता है जो सत्य की राह पे अडिग होके चलने के लिए तपस्वी हो। लेकिन आरोप तो इसी सत्य पे लगाए जा रहे हैं ना, आरोप तो इसी सत्य पे लगाए जा रहे हैं। आपने सुना अखिलेश यादव जी कहते हैं कि जो जाति हैं उनके खिलाफ तो आप फूल बरसाते हैं, लेकिन जाति और धर्म देखकर एक्शन लिया जाता है। आरोप तो यही लगाए जा रहे हैं। मैंने भेजा था टूटी में, बोलो तो दोबारा उनको टूटी भेज देता हूँ, वो उसी लायक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। फैक्ट यही रहता है कि अखिलेश जी को सिर्फ आज ये पता है कि ही कैन नॉट, सकारात्मक पॉलिटिक्स वो कर नहीं सकते, विकास की पॉलिटिक्स उसको आती नहीं है। वो थोड़ा सा बेटर राहुल गांधी हैं, उससे अलावा कुछ नहीं है। जो अपने पिता का ना हो सका, इसका क्या होगा? ब्रिजेश जी सुन रहे हैं, रमन जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ब्रिजेश पाठी जी, मुझे लगता है शायद ब्रिजेश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं रमन जी आपके सवालों का जवाब ब्रिजेश जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले ए के जान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, इस परिस्थिति को ज्यादा अच्छे से वो बेहतर बता सकते हैं।
जैन साहब, सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज अब पॉलिटिक्स करती हैं, पॉलिटिक्स हर मुद्दे पर होती है, लेकिन उससे ऊपर उठकर जब ऐसे एनकाउंटर्स होते हैं, मेरा ये मानना है, मैं पहले भी बोल चुकी हूं, इसे ना तो ऐसे एनकाउंटर्स को ना तो राजनीति के चश्मे से देखना चाहिए, ना ही धार्मिक चश्मे से, क्रिमिनल एंगल से देखना चाहिए। और यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, बार बार जो परिस्थितियां सामने आ रही थी, एसओपीज फॉलो किए गए, फिर भी उन एसओपीज पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पूछताछ में सीधे सीधे अतीक अहमद ने पाकिस्तान से, डी कंपनी से, लश्कर जैसे आतंकी संगठनों से स्वीकार कर लिया है अपना संबंध। लेकिन आज एक बात सामने निकल कर आती है कि वो ये कह रहा है कि पुलिस कस्टडी में तो आप जो भी चाहे बुलवा लीजिए, असल बात तो कोर्ट में बोलूंगा। और कोर्ट में आप, मतलब ये मुझे अगर जानकारी नहीं है तो आप प्लीज स्पष्ट कीजिएगा, लेकिन मेरी जानकारी कहती है कि जो भी पुलिस कस्टडी में जो सवाल जवाब होते हैं, कई बार वो परमिसिबल कोर्ट में नहीं होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या पुलिस के सामने अभी और बड़े चैलेंजेस हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि अतीक अहमद बहुत पुराना शातिर अपराधी है, 5 टर्म एमएलए रहा है, एमपी रहा है, उसको सारे हथकंडे पता है। वो नरम गरम खेल खेल रहा है, कभी धमकी देता है, कभी वो रोने बैठ जाता है। वो पुलिस कस्टडी रिमांड में ना कोई महत्वपूर्ण रिकवरी कराएगा, ना कोई जो प्लानिंग हुई है हत्याकांड की उसके बारे में ज्यादा बोलेगा, और अगर बोलेगा भी तो 161 के बयान की कोई वैल्यू नहीं होती है कोर्ट ऑफ लॉ में। 164 के बयान जो कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष, उसकी वैल्यू होती है, और वो बयान देने वाला नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर वो वहां बयान देगा तो वो अपने बयानों में फंस जाएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एसटीएफ का जब से गठन हुआ है श्री प्रकाश शुक्ला के केस को लेकर, तब से लेकर आज तक किसी एसटीएफ के एनकाउंटर के ऊपर ना तो उंगली उठी है, ना कोई जांच बैठी है, ना कोई एडवर्स फाइंडिंग हुई है। केवल एनकाउंटर 5-5 लाख के शातिर अपराधी मारे गए हैं जिन्होंने 2 पुलिसकर्मियों की हत्या की। स्टेट का काम होता है प्रदेश में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, लोगों का मनोबल बढ़ाए रखना, पुलिस का मनोबल बढ़ाए रखना, और अपराधियों का हौसला बुलंद ना होने पाए, इसके लिए सब पॉसिबल मेजर्स लेना। वो लिए जा रहे हैं, सही दिशा में कार्य हो रहा है। इसके क्राइम सिंडिकेट को ध्वस्त किया जा रहा है। इसके क्राइम सिंडिकेट को पूरी तरह से ध्वस्त किए जाने की जरूरत है। बीच में पुलिस को एक गलतफहमी हो गई थी कि अब इसके ऊपर बहुत कार्रवाई हो गई है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। इसने इतने बड़े जघन्य हत्याकांड को अंजाम दे दिया 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में जी। इसलिए इसको लाइटली कतई ना लिया जाए। इस पे कार्रवाई निरंतर जारी रहनी चाहिए। इसके पूरे क्राइम सिंडिकेट, पूरा जो फैमिली का सिंडिकेट है, सब गुर्गे हैं, सबको अकाउंट फॉर किया जाना जरूरी है। तभी प्रयागराज और आसपास के लोग शांतिपूर्वक रह सकेंगे। तभी प्रयागराज, उसके आसपास और उत्तर प्रदेश के लोग शांतिपूर्वक रह सकेंगे। ब्रजेश जी, अब AK जैन साहब की बात, जो यूपी के फॉर्मर डीजीपी हैं, उनकी बात तो अब आपको समझ में आई ना कि अतीक एंड फैमिली के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो जरूरत है दरअसल उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए। कह चुका हूं, जैन साहब हमारे डीजीपी हैं, बड़े अधिकारी रहे हैं, सही बात है। को आपने सामने कीजिए जी। ब्रजेश जी कंटिन्यू कीजिए। लेकिन मैं एक बात, मुझे ये बताइए, हम पहले ही कह चुके हैं भाई अपराधी पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अपराधी को बार बार समाजवादी पार्टी से जोड़ना, ये कहां का कानून है? ये कौन से उसमें लिखा है संविधान में कि अपराधी समाजवादी पार्टी? अरे हम पहले ही कह रहे हैं, डीजीपी साहब की बात का हम समर्थन करते हैं, लेकिन अगर इसी तरह से, जिस तरह से इसका एनकाउंटर हुआ है, जिन पुलिस वालों ने आकाश गुजर को मारा, पुष्पेंद्र यादव को मारा, उन पर क्या कार्रवाई होगी? मुझे बता दें। ये भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं हमारे बड़े भाई, रमन जी बताइए। तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर बता दीजिए। एक बच्चा फौज की नौकरी देखने आया, उसको फर्जी एनकाउंटर मार दिया। पुष्पेंद्र यादव, उसकी पत्नी को तो न्याय नहीं मिला, उसने जहर खा के आत्महत्या कर ली। जवाब दें, कितनी निरंकुश यहाँ की पुलिस हो चुकी है, उस पर भी तो हम कतई समर्थन नहीं करते। मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, और बार बार अगर आप पूछोगे तो जब किसी बात को, लेकिन उन पर भी तो कार्रवाई कोई किए करेगा।
अतीक अहमद कोई समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं था, वो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं था, लेकिन न्याय कानून के तरीके से न्याय होगा या फिर सब चीज अतीक अहमद से जुड़ी जाएगी। बीजेपी में कोई 50 नेता हैं जो बाहुबली हैं, मैं उनकी लिस्ट आप गिनवा दूंगा, उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। एक माँ बेटी को जिंदा जला दिया गया, आज पुलिस का कारनामा देख लीजिए, उनकी धारा 302 से बदलकर 304 कर दी गई। ब्रजेश भाटी जल्दी से रमन जी का जवाब ले लीजिए, जल्दी से रमन जी का जवाब ले लीजिए। रमन जी जवाब दे दीजिए जल्दी से। भाई मैं तो ये बोल रहा हूँ, किसने भी गलत करा हो, जिस भी पोजीशन पे हो, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो बड़ा गुनाह हो या छोटा गुनाह हो, पुलिस वाले हो या नेता हो, चाहे वो किसी की किलिंग हो या एक टूटी हो, जिसने जहां गलत करा हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि आप सिलेक्टिव हैं, आप आरोप लगा रहे हैं कि वो सिलेक्टिव है, तो फिर ऐसे तो पुलिस का देखिए, यूपी पुलिस के हौसले या देश की किसी भी पुलिस के हौसले कम नहीं होते, लेकिन जब राजनीतिक बयानबाजी होती है तो कई तरीके की चिंताएं जरूर सामने आ जाती हैं, और इसको सोचने की जिम्मेदारी सभी पॉलिटिकल पार्टीज की है। भाटी साहब, मैं एक बहुत छोटा सा प्रश्न आपसे जानना चाहती हूँ। आप लोग ये जानते हैं कि जो एनकाउंटर पर आप लोग एनकाउंटर्स हुए, आप लोग बार बार ये कह रहे हैं, लेकिन कितने पुलिसकर्मी इसमें वीर गति को प्राप्त हुए? लवानी जी मुझे ये बताइए, हम तो ये कहते हैं कि वो कोई भी अपराधी है, अगर उसने पुलिस के कर्मियों को मारा, उसने राजूपाल को मारा, या उससे पहले विकास दुबे ने पुलिस वालों को मारा, जवाब दीजिए। हमने कितने पुलिसकर्मी मारे गए हैं जो एनकाउंटर्स हुए, और कितने पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश के कितने पुलिसकर्मी बलिदान हुए, कितने पुलिसकर्मी वीरगति को प्राप्त हुए? पुलिसकर्मी तो एक बात मुझे बताओ, पुलिस अभी से एनकाउंटर हुआ है, इसमें पुलिस ने दिखाया है कि हम पर फायर की है, हम इसको कतई नहीं मानते कि भाई जवाब नहीं है ना आपके पास, जवाब नहीं है इस बात का। नहीं जवाब, आप गोल गोल घुमा रहे हैं, जलेबी जैसा गोल गोल मत घुमाइए। मैं बड़ा सिंपल सा सवाल कर रही हूं, मेरी बात सुनिए, मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा हूं। एनकाउंटर हुए, एनकाउंटर्स में बेगुनाहों को मार दिया गया, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि कितने पुलिसकर्मी वीरगति को प्राप्त हुए हैं? बीजेपी का इस चीज बचाव नहीं कर सकते कि फर्जी एनकाउंटर नहीं हुआ। अरे छोड़ दीजिए साहब, ये बीजेपी और बीजेपी के साथ देने की बात छोड़ दीजिए, तो देश जानना चाहता है ना, मैं देश की प्रवक्ता हूँ, देश की नागरिक होने के नाते। अब मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश से आती हूँ, प्रयागराज की रहने वाली हूँ, प्रयागराज का नागरिक होने के नाते आज आपसे पूछ रही हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में, मेरे उत्तर प्रदेश राज्य में जिन एनकाउंटर्स को लेकर समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, उन्हीं एनकाउंटर्स में मेरे कितने पुलिस वाली भाई वीरगति को प्राप्त हुए? 4 पुलिसकर्मियों की इसमें हत्या की गई, सुनिए, 4 पुलिसकर्मियों की, और हमें उनके परिवार, कितने पुलिसकर्मी अब तक शहीद हुए, बलिदान हुए? मेरी सुनिए बात, इसमें जो राजूपाल की हत्या में उसमें 4 पुलिसकर्मियों की हत्या हो गई, उनके साथ ही हमारी पार्टी खड़ी है। हमारी पार्टी कभी किसी सैनिक का अपमान नहीं करती, लेकिन इस देश में उन 2 पुलिसकर्मियों के नाम बता दीजिए, उन 2 पुलिसकर्मियों के नाम बता दीजिए जो उमेश पाल के साथ उपस्थित थे। पुलवामा अटैक भी इस देश ने देखा है। उन 2 पुलिसकर्मियों के नाम बताइए जो उमेश पाल के साथ खड़े थे, उमेश पाल की हत्या करने वाले गए। सम्मान मिलना चाहिए, पुलवामा अटैक की भी जांच होनी चाहिए, उसमें कितने सैनिकों को वीरगति प्राप्त हुई, किसने कराया था, वो उसका भी जवाब है आपके पास। आ गए अपने उसी ढर्रे पर। देखिए ये ना उत्तर प्रदेश की जनता है, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको 2017 में भी सबक दिया, 2022 में भी सबक दिया, लेकिन आप लोग सुधरने वाले नहीं हैं, आप नहीं सुधरेंगे, और आपकी यही जो आदत है वो आपको बार बार आपको वो नतीजा दिखा रही है जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर पा रहे। आप आरोप लगाते रहिए भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता और पता नहीं क्या क्या, लेकिन मैंने सीधा सवाल पूछा और आपके सामने स्पष्ट कर दिया कि मैं प्रयागराज की रहने वाली हूँ, वहाँ की नागरिक होने के नाते आपसे मैंने बात जानने की कोशिश की, उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते आपसे जानने की कोशिश की, आपके पास जवाब नहीं था। 13 पुलिसकर्मी 6 सालों में 14 पुलिसकर्मी वीरगति को प्राप्त हुए। थोड़ा जानकारी अब बढ़ा लीजिएगा। मैं रमन जी आपके पास आती हूँ। रमन जी देखिए, ऐसी पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि क्योंकि निकाय चुनाव भी है और 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, अभी तो सिर्फ आपको पॉलिटिकल पार्टीज के ऐसे रिएक्शंस आ रहे हैं, अभी देखते तो जाइए कहीं ऐसा ना हो कि जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं वो भी इस पर सवाल खड़ा करने लगे, क्योंकि सरकार की पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी एनकाउंटर नहीं होती है, लेकिन परिस्थितियां अगर बिगड़ने लगे तो फिर उस पॉलिसी पर लोग कह रहे हैं चलना ही चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है हमें योगी मॉडल चाहिए।
रमन जी, देखिए, कोई स्टेट पॉलिसी नहीं है एनकाउंटर करना। यूपी पुलिस ने बार बार हर तरीके से आग्रह करा असद को, उसके साथियों को, अंसारी के साथियों को कि जी तुम अपने आप को हैंडओवर कर दो और इस विषय को यूपी पुलिस जो है उसको इन्वेस्टिगेट करेगी और अगर आप क्लियर हैं तो हम आपको छोड़ देंगे, अगर नहीं है क्लियर तो होगा। लेकिन आपका इम्पोर्टेड हथियार होने और उससे फायर करना और आपका पुलिस को हैंडओवर ना करना, सरेंडर ना करना क्या दिखाता है? वो आर्ग्यूमेंट क्या दिखाता है? दूसरी बड़ी चीज मैं बता दूं, ये अभी आप देखिए, ये बोला जाएगा वो तो ओलंपिक में शूटिंग करने जा रहा था, ये तो गलती से 2, 4, 5 लोगों को उसने फायर प्रैक्टिस कर दी, नहीं तो वो तो बेचारा देश का एसेट था। ऐसे लोग भी आएंगे, वो गरीब मास्टर का बेटा जैसे बनाया था कश्मीर में, वैसे इनको भी कुछ बनाएंगे, होनहार कवि, होनहार विद्वान, कुछ और बनाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, सपा वाले, ऐसे सपा बसपा वाले जो हैं, ऐसे लोगों को उपज करके लेकर आएंगे, लेकिन जो इसके ऊपर करे। किसी ना किसी को 50 लाख रुपए का फ्लैट भी दिया जाएगा इसके लिए। सबके बीच लेकिन जनता बहुत कुछ समझ चुकी है, जान चुकी है। समझने की बारी अब राजनीतिक पार्टियों की है। समय की कुछ सीमाएं हैं, इसलिए इस चर्चा को यहाँ खत्म करेंगे, लेकिन आप लोगों ने अपनी अपनी राय इस मुद्दे पर रखी। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर एक आतंक का अंत अगर होना शुरू हो चुका है और अगर अभी भी अतीक की अति बाकी है तो इसका अंत होना जरूरी है। जनता को सुरक्षित रखना, उनको उनकी सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना, यह जिम्मेदारी सरकार की होती है, प्रशासन की होती है। और सरकार और प्रशासन अगर इस दिशा में बड़ा कदम उठाता है तो इस कदम को राजनीतिक चश्मे से नहीं बल्कि देश की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा के लिहाज से देखा जाना चाहिए।